गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम फिर से हाजिर हैं एक नई वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। और आज हम पढ़ेंगे कैफ़ी आज़मी को। इनका जन्म होता है 1919 में और मृत्यु होती है 2002 में, यानी इनके मरे हुए अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है, 18 साल का समय बीता है। कैफ़ी आज़मी एक प्रसिद्ध गीतकार हैं जो गीत लिखते हैं। तो चलिए जानते हैं कैफ़ी आज़मी के बारे में कि क्या लिखा गया है। अतहर हुसैन रिजवी का जन्म 19 जनवरी 1919 को उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ ज़िले में मजमा गांव में हुआ। तो अतहर हुसैन रिजवी इनका पूरा नाम है, ओरिजिनल नाम। और इनका जन्म होता है 19 जनवरी 1999। बहुत अच्छा एक नंबर है जो याद रखने में बहुत आसान होगा। को उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में इनका जन्म होता है और इनके गाँव का नाम था मजमा गाँव है जहाँ इनका जन्म होता है। अदब की दुनिया में आगे चलकर वे कैफ़ी आज़मी नाम से मशहूर हुए। और अदब की दुनिया यानी उर्दू को अदब की दुनिया कहा जाता है। उर्दू की जो रचनाएं है उसकी अदब की रचनाएं कही जाती है, क्योंकि इसमें मान सम्मान बहुत ज़्यादा किया जाता है कि एक दूसरे का। तो उसमें कहते हैं कि इसमें इनका नाम काफ़ी मशहूर हुआ। आगे चलकर इन्होंने काफ़ी रचनाएँ लिखी। कैफ़ी आज़मी की गणना प्रगतिशील उर्दू कवियों की पहली पंक्ति में की जाती है। कहा जाता है कि इनकी जो गणना है, इनको जो देखा जाता है, वो जो उर्दू की प्रगतिशील कवि है उनमें इनका नाम पहली पंक्ति में यानी स्टार्टिंग में ही लिया जाता है, यानी एक बड़े कवि हैं ये कहने की कोशिश हो रही है। कैफ़ी की कविताओं में एक और सामाजिक और राजनीतिक जागरूकता का समावेश है तो दूसरी ओर हृदय की कोमलता भी है। कहते हैं कि इनकी कविताएं जब हम पढ़ते हैं तो उनमें ये चीज़ मिलता है कि एक तरफ वो सामाजिक और राजनीतिक जागरूकता है, यानी समाज में क्या चल रहा है, सही क्या होना चाहिए और राजनीति में क्या सही चीज़ें होनी चाहिए, इसके बारे में वो ज्ञान देते हैं। तो दूसरी तरफ हृदय की कोमलता भी है, वो हृदय को छूने वाली चीज़ें भी लिखते हैं। अपनी युवावस्था में मुशायरों में वाहवाही पाने वाले कैफ़ी आज़मी ने फिल्मों के लिए सैकड़ों बेहतरीन गीत भी लिखे हैं। तो जिस तरह से हम सबको पता है कवि सम्मेलन होता है जहाँ कविता पढ़ते हैं बड़े बड़े कवि, तो उसी तरह से जो उर्दू में जो शायरी पढ़ी जाती है उसको मुशायरा कहा जाता है। तो ये जब युवा थे, जब ये जवान थे, तभी से ये अपने मुशायरों में जाकर अपने शायरी को पढ़ने लगे थे और उस समय से ये काफ़ी पॉपुलर हो चुके थे। तो उसके बाद भी वहाँ जाने के बाद भी आज़मी ने फिल्मों के लिए सैकड़ों बेहतरीन गीत भी लिखे हैं। तो ये मुशायरों में तो जाते ही थे, साथ ही इन्होंने फिल्मों के लिए भी सैकड़ों यानी हंड्रेड्स ऑफ सॉन्ग्स इन्होंने फिल्मों के लिए भी लिखे हैं। 10 मई 2002, 10 मई 2002 को इस दुनिया से रुखसत हुए कैफ़ी के 5 कविता संग्रह झनकार, आखिर शब, आवारा सजदे, सरमाया और फिल्मी गीतों का संग्रह मेरी आवाज़ सुनो प्रकाशित हुए। और इनकी मृत्यु होती है 10 मई 2002 को। और इनके मरने तक 5 कविता संग्रह है जिसके नाम में झंकार, आखिर शव, आवारा सजदे, सरमाया और फिल्मी गीतों पर लिखा गया एक और संग्रह है जिसमें केवल फिल्मी गीतें हैं, मेरी आवाज़ सुनो। ये सब पब्लिश हुए थे। अपने रचना कर्म के लिए कैफ़ी को साहित्य अकादमी पुरस्कार सहित कई पुरस्कारों से नवाजा गया। और उनकी रचनाओं के लिए उन्होंने जो भी लिखा उसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड के साथ साथ और भी कई तरह के पुरस्कार इन्हें दिया गया। कैफ़ी कलाकारों के परिवार से थे, ये कलाकारों के परिवार से ही थे। इनके तीनों बड़े भाई भी शायर थे। इनके जो 3 बड़े भाई थे वो भी सब शायर थे, शायरी लिखा करते थे। पत्नी शौकत आज़मी, बेटी शबाना आज़मी मशहूर अभिनेत्रियाँ हैं। इनके बारे में हम जानते होंगे, इनकी फिल्में देखा होगा हमने, आप भी देखे होंगे। तो इनकी पत्नी का नाम है शौकत आज़मी, बेटी शबाना आज़मी जो मशहूर अभिनेत्री यानी हीरोइन रही है, एक्ट्रेस रही है। तो ये है इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी। अब हम पाठ प्रवेश के बारे में देखेंगे। जिंदगी प्राणी मात्र को प्रिय होती है। कहते हैं कि ये जो जिंदगी है, ये जो जीवन है, ये हर किसी को पसंद है। एक छोटा सा जीव भी जीना चाहता है और बड़े से बड़ा आदमी भी जीना चाहता है। कोई मरना नहीं चाहता, कोई भी इसे यूं ही खोना नहीं चाहता, यानी कोई भी ऐसे ही मरना नहीं चाहता है। असाध्य रोगी तक जीवन की कामना करता है। कहते हैं कि असाध्य रोगी यानी ऐसा रोगी भी, ऐसा बीमार व्यक्ति भी जिसका बीमारी का कोई इलाज ना हो, वो भी जीने की कामना करता है, वो भी जीना चाहता है, वो भी मरना नहीं चाहता है। जीवन की रक्षा, सुरक्षा और उसे जिलाए रखने के लिए प्रकृति ने न केवल तमाम साधन ही उपलब्ध कराए हैं, सभी जीव जंतुओं उसे बनाए बचाए रखने की भावना भी पिरोई है। कहते हैं कि ये जो जीवन है, इसकी रक्षा करना या इसकी सुरक्षा करना या उसे जिलाए रखने के लिए, यानी हमें जो जीवन मिला है उसको बचा कर रखने के लिए प्रकृति ने केवल साधन नहीं दिए, यानी सांस लेना हमें जीने के लिए बहुत ज़रूरी है, खाना पानी पीना ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये केवल ये चीज़ें ही हमें प्रकृति ने नहीं दिया है, बल्कि हमें ये हमारे मन में ये भावना भी दी है कि हमें किस तरह से जीवित रहना है,
क्यों जीवित रहना है, कैसे करेंगे तो हम जीते रहेंगे, मरेंगे नहीं, ये भावना भी हमारे अंदर दी है। ठीक है, यानी वो कहना चाह रहे हैं कि हमें जीने के लिए जो जरूरी चीज़ें है वो तो हमें प्रकृति देती ही है, साथ में हमें ये भावना भी दी है, हमें यह विचार भी दिया है कि हमें जिंदा रहना है, हमें मरना नहीं है। ये हमारे मन में विचार है। अगर ये विचार नहीं होता तो हम खाते पीते आराम से कभी भी मर जाते, लेकिन हमें ये हमारे मन में ये विचार रख दिया गया है कि हमें जिंदा रहना है। इसीलिए शांति प्रिय जीव भी अपने प्राणों पर संकट आया जान उसकी रक्षा है तो मुकाबले के लिए तत्पर हो जाते हैं। कहते हैं कि यही भावना हमारे अंदर है कि हमें जिंदा रहना है। इसीलिए जब भी हमें एक छोटे से छोटे जीव को भी जब भी लगता है कि उसके प्राण खतरे में है तो वो फिर लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। हम कहते हैं कि अपने रक्षा के लिए हमें कुछ भी करना चाहिए, जो कुछ भी हम कर सकते हैं, कहते हैं ना। तो वही कभी भी कह रहे हैं कि जब भी हमारे ऊपर जब भी कोई खतरा आता है तो हम उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि हमारा जिंदा रहना जरूरी है। लेकिन इससे ठीक विपरीत होता है सैनिक का जीवन, जो अपने ही नहीं जब औरों के जीवन पर, उनकी आज़ादी पर आ बनती है, तब मुकाबले के लिए अपना सीना तान कर खड़ा हो जाता है। तो लेखक कह रहे हैं कि जब हमारे अपने जीवन पर खतरा आता है तो हम लड़ने के लिए तैयार होते हैं, अन्यथा हम लड़ने के लिए तैयार नहीं होते हैं। ठीक है, लेकिन कहते हैं कि इन सब से ये जो सारा नियम है, ये जो प्रकृति का जो नियम है, इससे बिल्कुल विपरीत है, इससे बिल्कुल उल्टा है सैनिकों का जीवन, सोल्जर्स का जीवन। ठीक है, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, हमारे जीवन पर जब कुछ खतरा आता है तब हम लड़ने को तैयार थे, लेकिन सैनिकों के जीवन पर कोई खतरा नहीं आने पर भी, उसके देशवासियों पर अगर कोई खतरा आता है तो भी वो उनके लिए लड़ने को तैयार हो जाते हैं, यह जानते हुए भी कि उस मुकाबले में औरों की जिंदगी और आज़ादी भले ही बची रहे, उसकी अपनी मौत की संभावना सबसे अधिक होती है। और कहते हैं कि ये बात वो अच्छी तरीके से जानते हैं कि वो जब लड़ने जाएंगे अपने देश के लोगों के लिए, उनकी आज़ादी बचाए रखने के लिए जब वो लड़ने जाएंगे तो हो सकता है कि उनकी जान चली जाए, लेकिन वो जिसके लिए लड़ने गए हैं वो भले जीवित रह सकते हैं, उनकी आज़ादी बची रह सकती है, वो जानते हैं, फिर भी उनके लिए लड़ने जाते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि जो व्यक्ति लड़ने गया उसकी जान भले जा सकती है, लेकिन जिसके लिए वो लड़ने गया है वो व्यक्ति जिंदा रहेगा। ये बात जानने के बाद भी वो व्यक्ति अपने लोगों के लिए लड़ने के लिए जाता है, ये बहुत बड़ी बात है। प्रस्तुत पाठ जो युद्ध की पृष्ठभूमि पर बनी फिल्म हकीकत के लिए लिखा गया था, ऐसे ही सैनिकों के हृदय की आवाज़ बयान करता है। कहते हैं कि हम जो अभी कविता पढ़ेंगे, प्रस्तुत पाठ जो है वो एक फिल्म बनी थी युद्ध की पृष्ठभूमि पर, युद्ध पर बेस्ड करके एक फिल्म बनी थी जिसका नाम था हकीकत। उसी में एक गाना लिखा गया था जो सैनिकों के दिल की आवाज़ को बयान करता है। उस गाने में सैनिक क्या सोचते हैं उस बारे में बताया गया है, जो हकीकत फिल्म का गाना है, जो युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखा गया था, युद्ध की पृष्ठभूमि पर बना था, यानी युद्ध के बेस पर वो फिल्म बनी थी। ऐसे बहुत सारी फिल्म हैं, जैसे हम देखते हैं युद्ध की पृष्ठभूमि पर बनी फिल्में, बॉर्डर हो गया, LOC हो गया, ऐसी बहुत सारी फिल्में हैं जिन्हें अपने किए धरे पर नाज है, इसी के साथ उन्हें अपने देशवासियों से कुछ अपेक्षाएं भी हैं। और कहते हैं कि वो जो गीत लिखा गया उनमें जो सैनिक है उनके दिलों की बात की गई है, जिसमें ये बताया जाता है कि वो जो करते हैं उन्हें उस पर नाज है, उन्हें फ़ख्र है कि उन्होंने अपने देशवासियों के लिए, अपने देश की रक्षा के लिए अपनी जान दी है, और साथ ही अपने देश के लोगों से कुछ अपेक्षाएं रखते हैं, वो कुछ चाहते भी हैं। चूँकि जिनसे उन्हें वे अपेक्षाएं हैं वे देशवासी और कोई नहीं, हम और आप ही हैं। इसलिए आइए इसे पढ़कर अपने आप से पूछें कि हम उनकी अपेक्षाएं पूरी कर रहे हैं या नहीं। और कहते हैं कि क्योंकि वो जिनसे अपेक्षाएं करते हैं, वो अपने जिस देशवासियों से अपेक्षा करते हैं वो हम ही हैं, मैं और आप भी इसी देश के वासी हैं। हमारे लिए ही वो सैनिक जाकर सीमा पर लड़ते हैं। तो वो क्या चाहते हैं हमसे, वो हमसे क्या मांग रहे हैं, क्या हम वो चीज़ें पूरी कर पा रहे हैं या नहीं पा रहे हैं, इस कविता को पढ़कर आइए हम भी इस बात को समझते हैं। तो ये था कवि के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी और कविता के बारे में जानकारी। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर आपको अब भी कोई डाउट रह गया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपके सवालों का जवाब जरूर दूंगा। तो ठीक है, हम मिलते हैं अगली वीडियो में, और अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे कर चले हम फिदा कविता को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।